नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, एक बार फिर से आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान किया और इसके साथ ही 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 6.5% पर अब पहुंच गई है ब्याज दरें, जो कि अगस्त 2018 के समान अब जाकर आई हैं। अब जैसा कि लगातार पिछले 6 बार से हमने देखा ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है, उसका अब आप पर क्या असर होगा, इस पर यह जानना और समझना भी बेहद जरूरी है कि क्या आरबीआई अब यही रुकेगी, क्या आगे और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गुंजाइश है। हालांकि आज आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री से ऐसा नहीं लगा, ऐसा माना जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक और शायद ब्याज दर की बढ़ोतरी हो आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में, लेकिन उसके बाद हो सकता है इसमें पॉज या फिर स्थिरता आ जाए। लेकिन हमारा यहाँ पर मकसद है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराने का। जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आपकी जेब पर कैसा और कितना असर पड़ेगा और कैसे आप उस असर को कम से कम कर सकते हैं, इस पर आज होने वाली है हमारी खास चर्चा। हमारे साथ इस वक्त खास एक्सपर्ट मौजूद हैं, परिचय करा देते हैं। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हेमंत जी, एक बार फिर से ईएमआई का बोझ, जो भी जितने भी ग्राहक हैं जिन्होंने होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या किसी भी प्रकार का लोन लिया हुआ है, एक बार फिर से बोझ उन पर बढ़ेगा। लगातार छठवीं बार हमने देखा है ब्याज दरों में बढ़ोतरी है। कितना ज्यादा बर्डन आप इस रेट बढ़ोतरी का अब लोगों पर देख पा रहे हैं? जी स्वाति, आई थिंक बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब लास्ट एमपीसी मीटिंग हुई थी, उनकी जो डिक्लेरेशन हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी की, तब भी बात हो रही थी और ये उम्मीद थी, मतलब ये आई थिंक एज एक्सपेक्टेड था। हालांकि कुछ समय से ऐसी बातें की जा रही थी कि शायद आरबीआई रेट हाइक में पॉज लेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अप्रैल, अगर हम पिछले साल की बात करें तो करीब करीब 7.79 पे था, वहां से घट के 5.72 पे आया। तो लग रहा था कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा, तो शायद हो सकता है कि ग्रोथ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखे आरबीआई, जो है रेट हाइक में थोड़ा पॉज लेगा। बट आई थिंक क्योंकि अभी भी, हालांकि वो जो उनका जो बैंड है इन्फ्लेशन का 4 to 6 और 2 to 4, उसके अंदर ही है इन्फ्लेशन, लेकिन अभी भी शायद उनके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा ऊपर ही है वो। तो वो चाहते हैं कि वो और नीचे आए। तो इसीलिए जो आई थिंक बहुत कम लोग थे जो सोच रहे थे कि पॉज होगा, बट ज्यादातर आई थिंक ये था कि 25 बेसिस पॉइंट का हाइक आपको देखने को मिलेगा, और वही इस पॉलिसी में हमने देखा है। तो जाहिर सी बात है कि जब अगर आपने लोन लिया हुआ, होम लोन लिया या व्हीकल लोन लिया हुआ है, तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि रेट जो है काफी बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट 9% तक पहुंचे हैं। तो करीब करीब मुझे लगता है इस रेट हाइक से आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये 9.5 तक भी पहुंच जाए। तो जाहिर सी बात है कि असर तो उसका पड़ेगा ही। मैं होम लोन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लेकिन अगेन क्या है कि एक साइकिल है। इंपॉर्टेंट चीज अभी ये समझना चाहिए इस समय पे कि अप्रैल में क्या होगा। अप्रैल में जब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी, काफी उम्मीदें हैं, लग रहा है जिस तरीके से। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमारा जो स्टैंड है वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कोर इन्फ्लेशन वो अभी भी स्टिकी है, तो लेकिन फिर भी उनका ध्यान ग्रोथ पे होगा डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि शायद इसके बाद हमें पॉज दिखे। मेरे हिसाब से शायद ये हमारी जो इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल है, इसका शायद कह सकते हैं कि वो आखिरी रेट हाइक हो, अनलेस कोई ऐसा हो कि अनएक्सपेक्टेड कि आरबीआई को एक और रेट हाइक करना पड़े। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि हम ऑलमोस्ट हम पीक पे हैं। तो ऑब्वियसली जिन्होंने लोन लिया हुआ है पहले, उनको असर पड़ेगा। लेकिन अगर आगे जाके हम देखें, अगर इसमें पॉज आता है और मे बी 2024 में हम रेट कट देखना शुरू करें, तो ये एक साइकिल है। ये बात सही है कि कुछ समय के लिए ऑब्वियसली उतना प्रेशर आएगा, उतनी ज्यादा ईएमआई देनी पड़ेगी, लेकिन ये एक साइकिल है। आई थिंक कुछ और क्वार्टर्स के बाद हम शायद देखें कि पॉज के बाद रेट कट भी होगा। तो एक साइकिल है। आई थिंक जब आप लोन लेते हो इतना लंबे समय का, तो कुछ समय के लिए तकलीफ होती है, लेकिन फिर थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है। बिल्कुल, असर तो जेब पर पड़ेगा ही, ये तो साफ तौर पर। जिन्होंने होम लोन लिया है, जिनका चल रहा है या जो फिर लोन लेने की सोच रहे हैं होम लोन, उनको बखूबी मालूम है कि उन्हें अब कितना पैसा खर्च करने की
जरूरत पड़ेगी ईएमआई के तौर पर, लेकिन क्या आप उस ईएमआई के बोझ को कम से कम कर सकते हैं? क्या वो स्मार्ट टिप्स है जो आप अपना सकते हैं? इस पर भी हम चर्चा अभी बस करने वाले हैं। हमारे साथ सत्यम कुमार भी हैं, सीईओ लोन टैप। सत्यम, आपका बहुत स्वागत हम करते हैं। हम यही चर्चा कर रहे हैं कि ये तो एक्सपेक्टेड था कि एक बार फिर से जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ेंगी, लेकिन अब जो दर्शक हमें देख रहे हैं, स्पेशली जिन्होंने किसी भी प्रकार का लोन लिया हुआ है, वो शायद अब अपनी जेब टटोल रहे होंगे या एक्सेल शीट पर बैठकर ये देख रहे होंगे कि अब शायद उनको कितना एक्स्ट्रा या तो ईएमआई देना पड़ेगा या तो फिर कितनी टेन्योर में उनकी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि ये जो हमने कुल 2.5% की बढ़ोतरी देखी है मई से अब तक की ब्याज दरों में, उसका असर हर प्रकार के लोन पर हमें जरूर देखने को मिला है और बैंकों ने बड़े अच्छे तरीके से इसका बोझ जो है ग्राहकों को पास ऑन भी किया है। सबसे आसान भाषा में आपसे समझे पहले सत्यम, क्या एक इमीडिएट इम्पैक्ट अब ग्राहकों पर पड़ने वाला है? नमस्कार स्वाति जी। जी हाँ, और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं जरूर बता दूं, ग्राहकों को मैं जरूर बता दूं कि एक ही मंत्र है ऐसे काल या ऐसे समय का, वो है डरे नहीं डटे रहें। क्योंकि ये जो साइकिल था, जैसा कि हमारे से पहले भी एक्सपर्ट ने बताया है और जैसा एंटिसिपेटेड था, थोड़ी सी और बढ़ोतरी की उम्मीद थी। और वो एक तरह से बोल सकते हैं या तो ये आखिरी बढ़ोतरी है या आखिरी के ठीक पहले वाली बढ़ोतरी है। आरबीआई की स्ट्रैटेजी पे थोड़ी देर में हम लोग वापस बात करेंगे, बट अगर हम ग्राहकों की बात करें तो अमूमन हम देखेंगे कि पिछले 2-2.5 साल में जो है, जिन्होंने होम लोन लिया था जो कि 6.9% के आसपास होगा या 7% का होगा, वो अब बढ़ करके ऑलमोस्ट 8.7% से लेकर के 9% तक वापस से टच हो गया है। और हर एक 25 बिप्स के चेंज में जो है, अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 15 रुपए का ईएमआई में असर होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हम 150 से 200 रुपए जो है ईएमआई हमारा बढ़ चुका होगा पर लाख। ओके, हमारा सुझाव यही होगा कि ईएमआई का जो नंबर ऑफ टेन्योर है इसको बढ़ने दें, बट एक चीज को जरूर मॉनिटर करें। एक नेगेटिव अमाउंट की सिचुएशन होती है, और नेगेटिव अमाउंट की सिचुएशन तब होती है जबकि जो आप जितना ईएमआई दे रहे हैं वो ईएमआई अगर है लोन अमाउंट, वो ईएमआई में अगर प्रिंसिपल का कोई भी कंपोनेंट नहीं जुड़ रहा है तो प्रिंसिपल वहीं रहता है, या जो इंटरेस्ट जो कम अंडर कलेक्शन है वो भी प्रिंसिपल में जुड़ते रहता है, और प्रिंसिपल हर एक महीना बढ़ते रहेगा अगर आप नेगेटिव अमाउंट के सिचुएशन में है तो सिर्फ नेगेटिव अमाउंट का थोड़ा मार्क कीजिए, पॉसिबल हो तो थोड़ा बहुत ईएमआई बढ़ा दीजिए। बट जनरली अभी बोनस का साइकिल भी आने वाला है, लोगों को एनुअल बोनसेस वगैरह मिलेंगे, थोड़े प्रीपेमेंट कीजिए। प्रीपेमेंट चार्जेस वगैरह नहीं है मोस्ट ऑफ द लोन्स, मोस्ट ऑफ द रिटेल लोन्स में। तो ये सब करके दोनों कैश फ्लो पे और लोन के टेन्योर पे, दोनों पे थोड़ा सा ध्यान रखें, जो कि हमारी तरफ से सलाह होगी। जैसा हमने बोला कि साइकिल अगर हम आरबीआई के माध्यम के हिसाब से भी बोले तो ऑलमोस्ट लास्ट साइकिल है। रिटेल इन्फ्लेशन कम हो चुकी है, फूड प्राइस इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल में है। कोर इन्फ्लेशन जो है, इस चीज को लेकर के आरबीआई थोड़े से चिंतित है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाता है। तो अगर हम कॉन्ट्राडिक्टरी बातें देखें उसी स्टेटमेंट में तो दोनों आती है। एक तरफ से तो रेगुलेटर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने पहले कम किया है, पहले बढ़ाया है, उसका फुल इम्पैक्ट इंडस्ट्री में नहीं हुआ है और उसका अवेटेड है, उसके बावजूद फिर से बढ़ाया जा रहा है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन सारे लोगों का यही मानना है कि थोड़ा एग्रेसिव हॉकिश स्टांस है इस एनवायरनमेंट में। और उसका एक ही एक्सप्लेनेशन जो गवर्नर ने किया है, वो बोला है कि एकोमोडेटिव स्टांस जो ग्रोथ, प्रो ग्रोथ जो स्टांस था, थोड़ा लिबरल स्टांस जो था, उसको उन्होंने छोड़ा है। और उसको छोड़ने की वजह से क्या है, जो जनरली इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो मैंडेट है आरबीआई का 4% पे ले जाने का, वो 4% का चक्कर लग गया है। तो उसकी वजह से थोड़ी तकलीफ हो रही है। बट वी आर ऑलमोस्ट इन द लास्ट साइकिल। तो मैं वापस रिपीट करूंगा, डरे नहीं डटे रहें, अब इसके बाद कम होने की गुंजाइश है। डरे नहीं डटे रहें। फाइनेंशियल प्लानिंग, सही तरीके की सटीक प्लानिंग से आप किसी भी ऐसे इम्पैक्ट को कम से कम कर सकते हैं। जैसा कि सत्यम ने बताया कि कैसे आपको अपने जो ईएमआई का बोझ है वो आप कम कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग जो बात सत्यम आपने यहाँ पर बताई, क्योंकि हम ऐसे टाइम पर हैं, कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर के तौर पर भी ऐसे टाइम पर है हेमंत जी,
जब काफी लोगों को कुछ समय के बाद मार्च अप्रैल तक के महीने में बल्क पैसा मिलेगा, इंक्रीमेंट्स होती हैं और बहुत सारी पेमेंट होगी जो कि कंपनियों की तरफ से उनके एम्प्लॉयज को भी दी जाती है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप अपना जो लोन का प्रीपेमेंट कर दे उस बल्क मनी से, या आपको लगता है कि समझदारी होगी कि ईएमआई चलते रहने दें, ईएमआई में चाहे तो 12 की जगह 13 ईएमआई दें, जैसा यूजुअली लोग कहते हैं कि थोड़ी ईएमआई बढ़ा दें, और जो पैसा बल्क मिला है उसको इन्वेस्ट कर दें, कम से कम निवेश करेंगे तो कुछ रिटर्न भी मिलेगा। तो क्या एक सही टेक्निक हो सकती है? स्वाति बिल्कुल ठीक है। आई थिंक अगर आप चाहते हैं कि इस माहौल में, और ये फिलहाल इसी आरबीआई पॉलिसी की बात नहीं है, इससे पहले जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये 6th रेट हाइक है। तो काफी समय से जिन्होंने इसके बीच में लोन लिया या तो फिर जिनके पास पहले से लोन था, उन्होंने इसको देखा है कि किस तरीके से उनकी जो ईएमआई के ऊपर फर्क पड़ रहा है या तो टेन्योर के ऊपर फर्क पड़ रहा है। ये बहुत ही आई थिंक सेंसिबल डिसीजन होगा, और आई थिंक एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है कि जब आप ऐसे सिनेरियो में हो, जब आपको पता है कि होम लोन के या जो दूसरे जो लोन्स हैं उनके इंटरेस्ट इस तरह से बढ़ रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट अगर आप अपनी फाइनेंसेस के ऊपर कम करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप चाहे सैलरी क्लास हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका बजटेड जो आइटम्स होती हैं वो लिमिटेड, उस हिसाब से आप काम करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल की गुंजाइश आपके पास नहीं रहती है। तो जब सडनली आपके पास ये बर्डन आता है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? जो लमसम अमाउंट आपको मिलता है उसको अगर आप वहाँ पे यूटिलाइज करें, हालांकि ये बात भी सच्चाई है, प्रैक्टिकल बात ये है स्वाति, मैं कहूंगा कि जब आपको पता है कि हर साल आपको बोनस मिलना है, तो फिर आप उसकी वेट करते हैं, शायद आपके कुछ एक्सपेंसेस भी लाइंड अप होते हैं फैमिली के अंदर, बट आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको सही तरीके से देखा जाए और ये सिचुएशन को समझा जाए। जैसा पहले भी मैंने कहा कि ये शायद ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये आखिरी रेट हाइक है, उसके बाद पॉज होगा और उसके बाद फिर मे बी 2024 से हम, या हो सकता है इस साल के एंड से अगर हम देखें कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, तो आपकी जो 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 भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुए आपके फाइनेंसिस पे, वो थोड़े थोड़े करके ठीक होंगे। तो बहुत ही आई थिंक ये सही डिसीजन होगा। अगर आपको कोई लमसम अमाउंट मिलता है, प्रायोरिटाइज कीजिए। इस समय पे थोड़ा प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि जो हमें स्पेंडिंग करनी है, कंजम्पशन करना है, वो हम बाद में कर सकते हैं। उस पैसे को मैक्सिमम जितना हम प्रीपे करने के लिए, लोन के लिए इस्तेमाल करेंगे, उतना एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट जो इम्पैक्ट हमें आ रहा है वो काफी हद तक कम होगा। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही डिसीजन होगा, बजाय इसके कि हम उसके बारे में चिंता करें, क्योंकि ये एक रियल सिचुएशन है अभी। बट एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि जैसा मैंने कहा, अगर ये आखिरी रेट हाइक है, उसके बाद पॉज के बाद अगर हम नीचे आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि सिचुएशन बदलनी शुरू होगी। इनफैक्ट जब लोन प्रीपेमेंट की बात हो रही है सत्यम, यहाँ पर कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि लोन का जो टेन्योर है, मानिए 20 साल का किसी ने लोन ले रखा है, तो कौन सी अवधि में प्रीपेमेंट ज्यादा फायदेमंद होता है? क्योंकि शुरुआती सालों में हम देखते हैं कि आप ज्यादा इंटरेस्ट पर पीएमआई, जो माफ कीजिए ईएमआई, वो पे करते हैं। आप थोड़ा सा इसका अगर कैलकुलेशन और गणित समझाएं कि क्योंकि कई लोग अभी अपने फर्स्ट लेग ऑफ टेन्योर में होंगे, वो अगर प्रीपेमेंट करना चाहे तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, एज अगेंस्ट जिनका भी बस अब लोन खत्म ही होने वाला है, वो अगर करें तो क्या उसका फायदा होगा भी? ये जरा समझाइए। स्वाति जी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है इस जो ये जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है ना, ये हर एक समय में एक ही तरह से किया जाता है। ये हमारा कॉग्निटिव बायस की वजह से होता है, जिसमें कि हमारे दिमाग को लगता है कि हम ज्यादा इंटरेस्ट अभी दे रहे हैं और बाद कम दे रहे हैं। बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करती है, उस महीने के शुरुआत में जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, अगर 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है तो उसका अगले 30 दिन का इंटरेस्ट कितना है, और जब लोन के एंडिंग टेन्योर में होता है तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपया रहेगा, तो 1 लाख रुपए का 900 रुपया हो जाएगा और 10 लाख रुपए का 9,000 रुपया होगा इंटरेस्ट। तो ये जो है ये हमारी कॉग्निटिव बायस की होती है, इसमें बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दें। आपको जो इंपॉर्टेंस देना है वो ये देना है कि आज की तारीख में होम लोन अभी भी आपको 9% पे मिलेगा। नंबर 1, 9% पे अगर आपको होम लोन मिल रहा है, इसमें अगर आप थोड़ी सी टैक्स बेनिफिट्स की का जो फ्लेवर है ऐड कर देंगे तो शायद वो कॉस्ट कम हो करके आपका 6.5 से 7% के आसपास आएगा। अब 6.5 से 7% का जो रुपया है वो आप
बहुत ही रॉबस्ट बॉन्ड मार्केट है। इवन एफडी पे जो है अब बैंक्स जो है अभी के मार्केट में 7 7.5% तक देंगे, ठीक है। तो आपको जो है नेगेटिव लॉस का सिचुएशन अगर नहीं हो रहा है, आपके पास ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है, ठीक, या कोई दूसरी कैटेगरी की लोन है, जैसे अनसिक्योर्ड लोन होती है, क्रेडिट कार्ड पे पर्सनल लोन होती है, ये सब कैटेगरी की लोन हायर इंटरेस्ट रेट की लोन होती है। तो हमेशा से हमको ये देखना चाहिए कि हमारा जो जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट का जो लोन है उसको हम उतना ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करें। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट का लोन हमारे ऊपर हमेशा प्रेशर की तरह रहना चाहिए, उसको हम करते रहते हैं, वो हमारा फाइनेंशियल लॉस है। सो लॉस जो होता है वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, ना कि एक्चुअल नंबर के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। ये हम थोड़ा सा एक बायस होता है हमारे माइंडसेट में, उसको मैं ये करने की ये करूंगा, कोशिश करूंगा। और दूसरा जो मैंने इसके पहले भी वर्ड यूज किया, एक सिचुएशन होता है जिसको नेगेटिव अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो अपना जो होम लोन का जो टेन्योर है उसको जरूर खोल करके देखिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जितनी ईएमआई दे रहे हैं उससे ज्यादा ईएमआई देने की जरूरत थी, और चूंकि आपने टेन्योर इंक्रीज किया है तो ईएमआई कम पड़ रही है इंटरेस्ट सर्विसिंग से, तो बाकी का जो इंटरेस्ट है वो भी आपके प्रिंसिपल में ऐड होते रहेगा। तो 10 लाख की जगह हर एक महीना 10,000, 10 लाख 1,000, 10,000, 10 लाख 2,000 ऐसा प्रिंसिपल ना बढ़ने जा पाए, उस बात पे जरूर ध्यान दीजिए। उसके अलावा ठीक है, आप अपने कैश फ्लो के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स कहे कि आपको किन बारीकियों का ध्यान रखना है, अपनी ईएमआई को कैसे मैनेज करना है जिससे कि कम से कम आपको आपका जो कैश आउटफ्लो हो जब आपने किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है। पर अब आपको अपने पोर्टफोलियो में कैसे प्लानिंग करनी है, खास तौर पर आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं, डेट फंड हो गए या फिर फिक्स इनकम में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आने वाले टाइम में वहां पर कहां पर निवेश के मौके बनेंगे, इस पर भी रहेगी खास चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से अब आपके निवेश पर कैसा असर पड़ेगा, कहां पर निवेश के मौके खुलते हैं? हेमंत रुस्तगी हमारे साथ है, वाइज इन्वेस्ट से। लोन टैप के सत्यम कुमार हमारे साथ हैं। हेमंत जी, अब निवेश के मौके खासतौर पर फिक्स इनकम में आपको कहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया, और अभी ये रेट हाइक के बाद अगर आप स्पेशली अगर आप डेट पोर्टफोलियो की बात करें, तो 2-3 जगह मुझे लगता है काफी अच्छी ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक तो मैं कहूंगा कि बॉन्ड मार्केट में ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, तो आई थिंक ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट फैक्टर्ड इन था, तो थोड़ा बहुत शायद फर्क पड़ सकता है इसके ऊपर, बट ब्रॉडली मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड था काफी हद तक कि शायद एक रेट हाइक और होगा, तो वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो देखिए, मुझे लगता है कि दो तरह के जो फंड्स हैं वो इस समय पे किसी भी डेट इन्वेस्टर के लिए अच्छे हो सकते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा जो टारगेट मैच्योरिटी फंड जो है, जो एक ओपन एंडेड बेसिकली पैसिवली मैनेज डेट फंड्स हैं, जहाँ पे अंडरलाइंग जो है वो या तो एसडीएल है, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, या पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि अभी अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट लास्ट रेट हाइक था इस साइकिल के अंदर, तो ऑब्वियसली आप करंट यील्ड्स के ऊपर अपने पैसे को आप लॉक इन कर रहे हैं, और इस समय पे आपके पास काफी सारी ऑप्शंस हैं, चाहे वो 2026 की मैच्योरिटी हो, 2027 की, और उसके आगे भी। तो अगर आप मान लीजिए इस समय पे इन्वेस्ट करते हैं 4 साल के लिए, तो आपको 5 साल का इंडेक्सेशन मिलेगा। तो मुझे लगता है पोस्ट टैक्स रिटर्न भी अच्छी है, और तकरीबन ये कह सकते हैं कि 7.4 या 7.45 के तकरीबन आप यील्ड पे अपने पैसे को लॉक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही ऑप्शन अच्छी है। पहले क्या हुआ करता था कि ऐसे समय में हम देखते थे कि एफएमपीज काफी पॉपुलर हुआ करती थी। वो अभी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए प्रोडक्ट ये कहीं बेटर प्रोडक्ट है। एक तो उसमें लिक्विडिटी भी है, ऑफ कोर्स अगर आपको सही मायने में टारगेट मैच्योरिटी फंड का इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाना है, तो आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि आपका टाइम होराइजन कितना है, बट फिर भी एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको पता है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। और जैसा मैंने कहा कि पोर्टफोलियो क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। एक तो वो है, अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं डेट के, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी को अगर आप सह सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है इस समय पे आप शुरुआत कर सकते हैं जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फंड, जहां पे मैच्योरिटी 4 से 7 साल होती है, उन फंड्स को भी आप देख सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स को भी आप देख सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि उसके अटेंडेंट रिस्क कैसे हैं। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपका एक यील्ड पे लॉक हो जाए, उसमें वॉलेटिलिटी का सामना आपको नहीं करना पड़े, मैच्योरिटी में आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न भी अच्छा मिले, तो फिर आप डेफिनेटली टारगेट मैच्योरिटी फंड्स को देखेंगे। अगर आप थोड़ी वॉलेटिलिटी देख झेल सकते हैं, और आप समझते हैं कि उसका अटेंडेंट रिस्क क्या है, लेकिन आपको पोटेंशियल थोड़ा बेटर है,
आप जैसा मैंने कहा शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी अगर बिल्कुल। एक रेट हाइक पॉज होता है तो इमीडिएटली आपको पूरा पैसा नहीं लगना। शुरुआत कर सकते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फंड हो जाता है, तो वो भी काफी टारगेट अच्छे मैच्योरिटी ऑप्शन है। फंड आपने सिंगल आउट किया है, यहाँ पर निवेश के अच्छे मौके अभी है आने वाले टाइम में। ऊंची ब्याज दरों पर निवेश लॉक इन करने का बेहतरीन मौका आपको इन फंड में मिलता है। और एक छोटा कमेंट सत्यम आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि इस पॉलिसी में खास तौर पर जो कि लोन पर पेनल्टी के जो नियम है या जो चार्ज बैंक लगाते हैं, उस पर एक आने वाले टाइम में नए नियम बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। बहुत ही संक्षिप्त में आपसे समझना चाहेंगे क्या कहा गया है और क्या बदलाव इससे हो सकता है। अभी मौजूदा जो फ्रेमवर्क है वो कैसा है? जी, ये मामला काफी कोविड के टाइम से तूल पकड़ा था, जिसको कि पीनल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, और पीनल इंटरेस्ट रेट या पीनल चार्जेस बोलते हैं, क्योंकि उस समय मोरेटोरियम दिया जा रहा था, कहीं पे कस्टमर रिक्वेस्ट पे, कहीं पे किसी और वजह से, जेन्युइन वजह से दिया जा रहा था। तो मोरेटोरियम में एक इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते जा रहा था, और उसी समय ये बात निकला कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है, अगर हमने इंटरेस्ट को प्रिंसिपल की तरह कैपिटलाइज कर दिया तो उस पर भी इंटरेस्ट चालू हो जाता है। तो उस चीज को लेकर के काफी गहमा गहमी रही, काफी बातचीतें हुई, और फाइनली वो पॉलिसी पेपर में क्लैरिटी आ गई है कि आप जो पीनल इंटरेस्ट रेट, मतलब आपने किसी ने अगर टाइम पे पैसा नहीं भरा है और वो डिलेड पेमेंट कर रहा है, तो वो जो गैप है बिटवीन ड्यू डेट और एक्चुअल पेमेंट डेट, वो उसका जो इंटरेस्ट रेट, जैसे टिपिकली क्रेडिट कार्ड में आपने देखा होगा कि एक ड्यू डेट के बाद जो है इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो जाता है, तो उसको जो है आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर और आप इंटरेस्ट नहीं डाल सकते हैं। तो इस बात की क्लैरिटी वंस एंड फॉर ऑल आ गई है। इसके पहले भी काफी सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस पे ऑलरेडी मूव कर चुके थे फेयर प्रैक्टिसेस के अंदर में, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस नहीं भी कर रही थी। तो अब ये क्लैरिटी आ गई है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो पीनल इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डेज जितना भी डिले हुआ है, उसका आपने जो भी अप्रोप्रिएट चार्जेस लगाया है, उसके जो चार्जेस बनता है या जो इंटरेस्ट रेट बनता है उतना ही लें, उसको भी आप उसके ऊपर में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करें। तो ये क्लैरिटी जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, मतलब कि वो सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होगा और उसकी कंपाउंडिंग नहीं होगी, और ये बहुत अच्छा कदम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मान रहे हैं तमाम ग्राहकों के लिए ये काफी फायदेमंद कदम साबित होगा। धन्यवाद करेंगे सत्यम आपका, और हेमंत जी आपका भी हमारे साथ आज मनी गुरु के खास कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वक्त एक ब्रेक का भी यहाँ पर हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।